और चलिए अब आप बात करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरिद्वार के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के 113वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह के दौरान अमित शाह को यूनिवर्सिटी विद्या मर्तंड की उपाधि से भी नवाजा जाएगा और ये गुरुकुल यूनिवर्सिटी एक मानद उपाधि है जो शिक्षा और राजनीति के क्षेत्रों में अग्रणी काम करने वाले दिग्गजों को दी जाती है। वहीं ऋषिकुल मैदान में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में भी शाह शिरकत करेंगे। यहां पर कई योजनाओं का अमित शाह उद्घाटन करेंगे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पतंजलि योगपीठ के लिए रवाना होंगे, जहां संन्यास दीक्षा समारोह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अमित शाह। तो देवभूमि में आज अमित शाह रहेंगे। 3 कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। मनसुख मांडविया आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। वहीं देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का वित्त मंत्री धन सिंह रावत ने स्वागत किया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया है। मनसुख मांडविया आज चमोली के मलारी गांव जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे और एक दिन मलारी गांव में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रुकेंगे। हरिद्वार में आज दूसरा संन्यास दीक्षा महोत्सव हो रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा युवा संन्यास दीक्षा ले रहे हैं। वहीं स्वामी बाबा रामदेव सभी सन्यासियों को दीक्षा दे रहे हैं। संन्यास लेने वालों में 40 से ज्यादा युवतियां भी शामिल हैं। वहीं स्वामी रामदेव ने कहा कि संन्यास सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है और संन्यास जातिवाद से मुक्त है। तो जातिवाद से मुक्त है संन्यास, ये कहना है स्वामी रामदेव का। हरिद्वार में दीक्षांत महोत्सव मनाया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और 100 से ज्यादा युवाओं को दीक्षा दिलाई जा रही है। स्वामी रामदेव मौजूद हैं इस दौरान और तस्वीरें भी आप हरिद्वार की देख रहे हैं। बाबा रामदेव ने संन्यास की दीक्षा दी है और सनातन संस्कृति से जुड़ा है संन्यास, ये भी कहना है। ये राष्ट्रवादी सन्यासी है। रामदेव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी, ये एक उत्सव महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है और दूसरा ये महोत्सव, क्या कहेंगे? आज लगभग 150 सन्यासी नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ले रहे हैं और लक्ष्य है इस योग धर्म, वेद धर्म, सनातन धर्म, सन्यास धर्म को विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठा दिलाना। आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय च। सन्यासी का लक्ष्य होता है अपनी समस्त कामनाओं पर, अपनी समस्त इच्छाओं पर मुक्ति पा करके जगत के हित के लिए अपने समय, शक्ति, ऊर्जा को समाहित कर देना। तो ये पलायनवादी सन्यासी नहीं है, ये प्रमादी सन्यासी नहीं है, ये जातिवादी और कोई उन्मादी सन्यासी नहीं है। ये राष्ट्रवादी, अध्यात्मवादी ऐसे सन्यासी हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समष्टि के कल्याण के लिए लगा दिया। ऐसे सन्यासी हैं स्वामी जी। लेकिन एक चीज और देखने को मिलती है कि सन्यास में बहुत बदलाव भी हो गए हैं, जैसा कि आप खुद ये बात मान रहे हैं कि ये अलग है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं और सारे हाईली लिटरेट लोग हैं, कुलीन परिवारों के हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी सब जातियों के हैं। तो जो जातिवाद का आरोप लगाते थे सन्यास पर, उससे ये मुक्त है सन्यास। ये प्रमाद और पलायन से मुक्त है सन्यास। सद्जान से, सद्भावों से, सद्गुणों से और सारे सनातन संस्कृति को समेटे हुए संपूर्ण सनातन बोध, समग्र भारत बोध के साथ घटित हो रहा है ये सन्यास। अच्छा, सन्यास क्यों, आखिरकार क्यों जरूरी? सन्यास क्योंकि एक सन्यासी ही जगत का सबसे बड़ा हित कर सकता है। व्यक्ति अपनी संपत्ति, अपने स्वामित्व के चक्कर में, अपने घर परिवार बसाने के चक्कर में संसार के उपकार को भूल जाता है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, जितना संसार का उपकार एक सन्यासी कर सकता है उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। अच्छा, क्यों आपको नहीं लगता कि जो गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, जो गृहस्थ जीवन से जुड़ रहे हैं, उनके वो अपने गृहस्थ जीवन को बहुत अच्छे से निभाएं, उनके लिए बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए भारती शुक्ला, न्यूयार्क। परंपरा के अंदर में जो हमारी उदात्त परंपराएं थी, बहुत सारी परंपराएं लुप्त सी हो गई थी।
तो ये ऐसे सन्यासी नहीं है, भागने वाले सन्यासी नहीं है, ये पूरे विद्वान हैं, विदुषियां हैं और पूर्ण वैराग्य के साथ में अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को आहूत करते हुए कुछ करने के संकल्प के साथ ये लोग हैं। तो ये संकल्पवान, संकल्पवती हमारे विद्वान और विदुषियों की यह टीम है जो सनातन और हमारी संस्कृति के रक्षा के साथ में लोगों के लिए और देश के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए उदात्त होकर के ये समाज से आगे आए हैं। पूरे देश के लोग हैं इसमें, हर समुदाय के हैं। और अब बात करते हैं रामनगर G20 समिट का आज आखिरी दिन है। वहीं आज डेलीगेट्स ने कॉर्बेट पार्क के बिजरानी जोन का भ्रमण किया है। विदेशी मेहमानों ने वन्य जीवों के साथ कॉर्बेट की जैव विविधता को भी देखा है। बिजरानी के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में विदेशी मेहमानों ने कॉर्बेट की वन्य जीव प्रबंधन और मैन एलिमेंट कॉम्प्लिकेटेड को लेकर यहां पर किए गए प्रयासों पर भी प्रेजेंटेशन देखा है। बिजरानी पर्यटन जोन के आमडंडा में डेलीगेट्स का स्वागत पारंपरिक कुमाऊनी अंदाज में महिलाओं ने किया है। वहीं डेलीगेट्स इस समिट में मेहमान नवाजी से काफी खुश नजर आए। Fantastic, excited. Thank you very much for the hospitality. जब वो अंदर भ्रमण पूरा करके परिसर में वापस आएंगे, डॉक्टर्स की टीम है या क्विक रिस्पांस टीम है, उनका भी वहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और साथ ही स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर हम जो काम कर रहे हैं, जैसे कि बीहाइव फेंसिंग, जो मानव क्षेत्रों में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए जिसका उपयोग किया जा रहा है वो, या विलेज वॉलंटरी प्रोटेक्शन फोर्स के जो वॉलंटियर्स है वो वहाँ तैनात किए गए हैं। रामनगर के G20 शिखर सम्मेलन ऋषिकेश में आयोजित होना है, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। G20 के तहत 2 कार्यक्रम आयोजित होने हैं। ऋषिकेश में स्थित आनंद होटल नरेंद्र नगर और GMVN के साथ परमार्थ निकेतन में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कई देशों के करीब 120 डेलीगेट्स उत्तराखंड पहुंचकर कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। जगह जगह हमारे यहाँ भी सुंदरता, वॉल राइटिंग और वॉल पे उनकी चित्रण, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी शुरू हो गई। सड़कों का जगह जगह जहाँ पे ठीक ठाक करना है या खंबे लगने या उस प्रकार साज सज्जा का जो भी काम है हमारे यहाँ भी शुरू हो गया है। लेकिन देहरादून में क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब पुलिस जल्द से ही कोर्ट में पीड़ित के कलमबद्ध बयान दर्ज कराने जा रही है। पहले पीड़ित के बयान दर्ज होंगे, उसके बाद आरोपी नरेंद्र शाह का भी बयान लिया जाएगा और जल्द ही आरोपी नरेंद्र शाह गिरफ्तार हो सकता है। वहीं 2 अन्य छात्राओं ने जो शिकायत दी है उस पर भी जांच जारी है और जांच के बाद उस पर भी एक्शन की तैयारी है। आरोपी क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह ने फोन पर छात्रा से अश्लील बातें की थी और धमकाया था। इसके साथ ही ऑडियो वायरल होने के बाद खुदकुशी की कोशिश की थी। इसमें मुकदमा पंजीकृत होने के बाद जो वादी हैं उनके बयान लिए जाएंगे और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़िता के बयान लिए जाएंगे। तो जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें हैं उनको अभी विवेचक द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसमें बयान के बाद जो पीड़िता के 164 के बयान हैं, जो मैंडेटरी प्रोविजन है, उन सब चीजों को फॉलो किया जाएगा। उत्तराखंड में महिला क्रिकेटर्स के यौन उत्पीड़न के मामले आने के बाद अब इस बात की कवायद तेज हो गई है कि कैसे महिला खिलाड़ियों का भरोसा बरकरार रखा जाए, क्योंकि नरेंद्र शाह की गंदी बात के बाद खिलाड़ी बेहद परेशान है। खेल जगत में यौन उत्पीड़न के मामले कई सालों से सामने आ रहे हैं। साल 2000 में देहरादून की महिला हेडबॉल प्लेयर द्वारा उसके ही कोच द्वारा छेड़खानी का मामला हो, या फिर देहरादून के परेड ग्राउंड में महिला वॉलीबॉल प्लेयर और उसके कोच का बाथरूम में आपत्तिजनक स्थिति में मिलना हो। पिछले कुछ सालों में ऐसे मामले सामने आए जब उत्तराखंड में खेल जगत विवादों में रहा, और अब महिला क्रिकेटर ने अपने ही कोच पर अश्लील बातें करने का केस दर्ज करवाया है। अब ऐसे में महिला खिलाड़ियों ने महिला कोच की नियुक्ति करने पर जोर दिया है। वहीं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड आने वाली शिकायतों पर गंभीर होने की बात कह रहा है। लड़कियों ने बिल्कुल सही किया, पर अभी
जो भी फैसला होगा वो बाहर आ ही जाएगा, जो सच्चाई है वो निकल ही जाएगी। और हमारी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड इन सब चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, तो वो लोग भी हमारे हित में ही फैसला देंगे। जब आप लोग खेलने जाते हो, बाहर जाते हो, तो आपको लगता है एक बहुत अच्छा पेरेंट्स को, बच्चों को कोई इशू हो, सिस्टम है हमारे यहाँ। चीफ जस्टिस अपॉइंटेड हैं, होम बेस्ड मैंने एथिक ऑफिसर हैं, आईसी के दोनों नॉमिनीज हैं, मैं खुद हूँ, कुछ प्रेसिडेंट हूँ। किसी के बहकावे में ना आए। ऐसा नहीं है कि खेल जगत में सभी खराब हैं, लेकिन एक ही हरकत से सबकी छवि खराब होती है। इसलिए शिकायतों पर एक्शन का डर हो तो कोई खेल बदनाम नहीं होगा। एक आदमी ने गलत काम करा, यू कांट ब्लेम अदर्स फॉर दैट। उस आदमी का कैरेक्टर था नहीं था, अभी तो एलिगेशंस हैं। एलिगेशंस कहां तक सही हैं ये तो इन्वेस्टिगेशन मालूम चलेगा। हो सकता है उस बच्चे का सिलेक्शन ना हुआ, इसलिए उसने कह दिया। हालांकि किसी न किसी वजह से उत्तराखंड खेल जगत विवादों में रहा है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी को इस बात की चिंता है कि वापस महिला खिलाड़ियों का विश्वास जीता जाए और उसे कायम रखा जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। रामनवमी में चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के बापरू गांव में मां भगवती की भव्य डोला यात्रा निकाली गई है। मां की इस डोला यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। इस दौरान मां भगवती के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा है। उत्तराखंड में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। देहरादून में हुए ऑनलाइन चालान अब पुलिस पर भारी पड़ने लगे हैं। आलम यह है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए चालानों में से 80% चालानों की वसूली नहीं हो पाई है। देहरादून पुलिस ने जवानों की कमी और चालानों के दौरान आपसी विवाद कम करने के लिए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से चालान शुरू किया था और पुलिस ने 3 महीने में 5000 से ज्यादा चालान भी किए थे। लेकिन अब ये चालान पुलिस के ही गले में फांस बन गए हैं। ऑनलाइन चालानों में पुलिस को 5 करोड़ रुपए वसूल करने हैं, जिनके लिए शासन से बाहरी एजेंसियां हायर कराने की मांग रखी है। वहीं इस एजेंसी के हायर होते ही जिन लोगों ने चालान का भुगतान नहीं किया है, उनसे डबल पैसा पुलिस वसूल करने जा रही है। के अंतर्गत जो भी चालान हुए हैं उसमें लगभग 5.5 करोड़ रुपए तक की हमारी रिकवरी अभी बाकी है और उसमें स्ट्रिक्टनेस लाने के लिए हमने शासन स्तर पे एक कलेक्शन एजेंसी की डिमांड की है। साथ ही ये भी डिमांड की है कि जब कलेक्शन एजेंसी द्वारा या पुलिस द्वारा अगर घर जाकर चालान कलेक्ट हो जाए तो वो डबल चार्जेस पे कलेक्ट हो, ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा डिटरेंस आए। देहरादून में इन चालानों में से करीब 50 ऐसे लोग हैं जिनका 10 से ज्यादा बार चालान काटा जा चुका है और अब इनके लाइसेंस और गाड़ी सीज करने के लिए भी आरटीओ को रिपोर्ट भेजी जाएगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। 670 सोसाइटी में कंप्यूटर लगाने वाले प्रोग्राम का उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। उससे पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का पुराना लेटर वायरल हुआ है। अगस्त 2022 में केंद्र की तरफ से भेजे गए लेटर में कहा गया था कि उत्तराखंड में एक कंप्यूटर 5,60,000 में खरीदा जा रहा है, जबकि इससे बेहतर कंप्यूटर 1,20,000 में खरीदा जा रहा है। उसी लेटर पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि अब कंप्यूटर कितने रुपए में खरीदे गए हैं ये बताना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। करण महरा ने कहा है कि सहकारिता मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद इसमें जनहित याचिका भी दाखिल की जाएगी। कंप्यूटर कितने रुपए में खरीदे गए, इस पर सहकारिता विभाग के सचिव BVR पुरुषोत्तम का कहना है कि खरीद नियम के मुताबिक हुई है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अनियमितता हुई है। होम मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर ने पत्र लिखा है, उसका संज्ञान नहीं लिया जाना अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उद्घाटन से पहले इस पर जांच होनी चाहिए। हम कल का इंतजार कर रहे हैं, कल उद्घाटन के बाद क्या वहां कहा जाता है उसका भी इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद हम इसकी जांच की मांग करेंगे। नहीं तो हम कोशिश करेंगे जो समाज सेवी लोग हैं उनके माध्यम से हम इसमें PIL दर्ज करनी पड़ेगी तो वो भी करेंगे। जब ये लेटर माननीय गृह मंत्री जी ने लिखा था उस समय जो पूरा हुआ था 108 पैक्स, बट आज की तारीख में हमारा सारी पैक्स कंप्यूटरेशन पूरा हो गया है
और जो भी कंप्यूटरेशन का काम जो हुआ है वो नियमानुसार हुआ है, उसमें किसी टाइप की अनियमितता का कोई हमारे पास कोई शंका नहीं है। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद इंदिरा मार्केट का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो लेकिन अब फिर से ठप पड़ गया है। इंदिरा मार्केट अब पुराने बस अड्डे में जिन व्यापारियों को हटाया गया है वो अस्थायी बाजार में मझधार में फंसे हुए हैं। व्यापारियों को बेदखल करने में तो अफसरों ने खूब तेजी दिखाई, लेकिन दुकानें तोड़ने के बाद नई बिल्डिंग के निर्माण में केवल 2% ही अब तक काम हो पाया है। इंदिरा मार्केट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 2017 में मंजूरी मिली थी। जो पीपीपी मोड पर जिस कंपनी को ये काम दिया गया था, उनकी ओर से आश्वासन ये था कि 14 महीने में ये काम हो जाएगा। लगातार इसमें पिछले 10, 15, 20 दिन से ये सूचना आ रही है कि वहाँ मौके पर काम नहीं हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है। तो उसमें नोटिस जारी करने के लिए हमें बोला है कि जो पार्टी काम कर रही है वो अगर इंटरेस्टेड नहीं है या तेजी से काम नहीं करती है तो हम एग्रीमेंट को निरस्त भी कर सकते हैं। चमोली के सीमावर्ती इलाकों में केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चल रही हैं, जिसमें सड़कों और पुलों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। कच्चे पुलों को अब पक्का किया जा रहा है। बीआरओ ने नीति क्षेत्र में 7 और माड़ा में 2 पुलों का निर्माण किया है, जिससे कि धार्मिक पर्यटन के साथ सामरिक दृष्टि से भी मजबूती मिल रही है। वहीं गांव के लोग भी अच्छी सड़कों और पक्के पुलों से काफी संतुष्ट दिखाई दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी नीति घाटी पहुंचने वाले हैं, जहां वो लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। आपको बता दूं कि 1960 के बाद इस बार केंद्र सरकार की जो योजना है, हमारी नीति और माणा दोनों घाटियों में लगभग 7 पक्के पुल बन रहे हैं। अब सब जगह नए पुल बन रहे हैं। ऋषिकेश से लेकर माणा पास और मलारी, ऋषिकेश से माणा पास और नीति पास तक अच्छे अच्छे ब्रिजों का निर्माण हो रहा है। उससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और सीमांत गाँव के सीमा दर्शन यात्रा को भी इसका लाभ मिलेगा। देखिए, जैसे जैसे बॉर्डर एरिया में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी है, दोनों ही तरफ नीति घाटी और माणा घाटी में आजकल सीमा सड़क संगठन द्वारा अपने पुराने जो पुल हैं उनका नवीनीकरण करके नए पुल बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी पहल है। और चलिए अब नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर।